खान साहब 22 साल जद्दोजहद में आप अपोजिशन में रहे हैं और अब कोई 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं, तो सर क्या ख्याल है कि अपोजिशन मुश्किल है या हुकूमत करना ज्यादा मुश्किल है? देखिए पारस, जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है। आप स्कूल में मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में आपने मेहनत की होती है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ की होती है, आपको नौकरी मिल जाती है, और फिर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, उतना ऊपर चले जाते हैं जी। तो हर चीज़ का हर एक स्ट्रगल का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरी ऑपोजिशन की स्ट्रगल थी, वो जो मैंने चीज़ें उसमें सीखी, अगर वो उस स्ट्रगल से मैं ना गुजरता तो ये जो 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि जिस तरह का हमें पाकिस्तान मिला वो इतना मुश्किल था, इतने ज्यादा फ्रंट्स थे, इदारे तबाह, मुल्क बैंकरप्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर। मैं ये जानना चाह रही हूँ, कभी आपने सोचा, आपको ये आइडिया था कि आपको किन मसाइल का सामना होगा? ब्यूरोक्रेसी कैसे रोड़े अटकाएगी, माफियाज कैसे महंगाई करेंगे, ये ऑपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देगी, और सर इस्लाहात वो तो जुएशी लाने के बराबर होगा। मुझे बिल्कुल आइडिया था, मुझे पता था कि बड़ा मुश्किल जो वो नजर आ गया था ना जी, जब इन्होंने 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया जी। यानी जब 2008 और 2018 के बीच में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे जब पाकिस्तान का कर्जा गया, तो वो तो कोई जीनियस की जरूरत नहीं है कि उसके बाद तो हमें पता था कि मुल्क मुश्किलों में पड़ गया। चारों तरफ से पैसे देने हैं, कर्जे किसी और ने लिए हुए हैं, और हमें अब जब तक आमदनी बढ़ती नहीं है तो खर्चे दबा रहे हैं, जब खर्चे कम होते हैं मुल्क में तकलीफ होती है। कैसा लगता है जब आप दूसरे मुमालिक में जाके पाकिस्तान के लिए पैसे मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं? सर ये मुल्क की तौहीन नहीं है, मुल्क का वकार बिल्कुल सिफर नहीं हो जाता? काश के हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते तो ये नौबत ना आती। आपके जो आगे 2.5 साल है, क्या उसमें कम से कम यहाँ पे ये तब्दीली हम देख सकेंगे सर? हाँ, बिल्कुल बड़ी एक शर्मिंदगी होती है, और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किराएदार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हमारा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 0 पे पहुंच चुके थे। तो जब लोग मांग रहे थे तो फिर हमें बाहर के दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े। हालांकि वो हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन शर्म तो फिर भी आती होगी सर, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है जो आप एक दोस्त के पास जाएं, आप दोस्त छोड़ें, भाई बहन के पास जाएं, पहली दफा कर्जा मांगे, चले वो दे देंगे, दूसरी दफा, जब आप तीसरी दफा जाएंगे तो वो आपके करीबी दोस्त भी आपको एक बुरी नजर से देखेंगे। तो बाहर एक तो वो था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा ना कि क्या मुझे अंदाजा था, बिल्कुल अंदाजा था, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि मसलन मुझे बिजली का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। ठीक, बिजली का जो ऊपर सर्कुलर डेट थी, हम बिजली अब बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं लोगों को उस कीमत में जिसमें खसारा बढ़ता जा रहा है। मसलन 17 रुपए पर यूनिट एवरेज बिजली बन रही है और बेच रहे हैं 14 रुपए पे, तो जो 3 रुपए है वो जा रहा है सर्कुलर डेट पे, तो कर्जे चढ़ते जा रहे थे। और वो अब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोगों के ऊपर और प्रेशर, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर, अगर कीमत नहीं बढ़ाते कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये इसका मुझे अंदाजा नहीं था। सर मैं महंगाई पे बात करूंगी, आपको अंदाजा था कि आपका होमवर्क भी था, आपने उस तरह की तैयारी भी की थी, जो कि आपने हमें उम्मीदें बहुत दिलाई थी पूरी कौम को? लेकिन पारस, लोगों ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे मुल्क ठीक हो जाएगा। सर आपने कभी पे यही बातें की थी ना कि मैं आते ही तब्दीली ले आऊंगा, और आते तब्दीली आई है। क्या? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले तो चीज याद रखें कि आप 5 साल के लिए आते हैं। जब आप प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं ये करूंगा, तो लोगों को आप 5 साल की टर्म देते हैं कि 5 साल के बाद मैं ये करूंगा, तब जज करते हैं और तब आपको फैसला करते हैं कि इलेक्शन में वोट देना ही नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि तब्दीली क्या आई है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े नाम थे जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। और सारी जंग है कि इमरान खान इतना बुरा, इससे बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक वजह से है कि सारे मिलके जो बड़े बड़े डाकू मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, इनको सिर्फ एक इमरान खान से है कि ये हमारे क्यों नहीं हमारी ब्लैकमेल में आके हमें एक एनआरओ देता। सो ये पहली दफा हुआ है। लेकिन जनरल मुशर्रफ जिसके पास सारी पावर थी, जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, अदलिया उनके नीचे, सब उनके नीचे, उन्होंने इन दोनों को एनआरओ दे दिए। सर वो दे सकते थे, वो वर्दी में थे, वो डिक्टेटर थे, आप क्या इनको एनआरओ दे सकते हैं? आपके पास वो इख्तियार है? एनआरओ की आज हम इनकी जो शिकें मान लेते, जो इन्होंने हमें फैटफ के ऊपर ब्लैकमेल किया, वो जो नैब के ऊपर इन्होंने 38 है नैब की शिकें, उसमें इन्होंने 34 सिक्कों के अंदर तब्दीली,
34 शव की अगर नैब की आप चेंज कर दें 38 में से, नैब दफन हो जाती है और ये सब बच जाते क्यों नहीं होते? आप प्रेशर में क्यों नहीं आते? आपको डर खौफ नहीं है कि अगर आपका इक़्तिदार खत्म हो गया, आपकी हुकूमत चली गई सर, फिर आप स्टैंड ले लेते हैं? कैसे? ये अरबों रुपए की चोरी करके बड़े बड़े घर, बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, इनको माफ कर दूं। वो बेचारे जो कई मजबूरी में चोरी करते हैं, कई उनके घरों में खाना नहीं है, वो जेलों में सड़े, और ये मैं अल्लाह को कैसे फेस करूंगा? जी। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर ये चोरों के लिए, बड़े डाकुओं के लिए एनआरओ मिल जाए, और गरीब लोग बेचारे जेलों में गले, कई बेचारे मर जाते हैं, उनके केस ही नहीं लगते। ये जो हो रहा है ना, ये सारा एनआरओ का ड्रामा, ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये जो सर्कस लगी हुई है, ये पाकिस्तान की एक डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कौन वक्त है। जी। हम अगर ये कौम इस प्रेशर में आ गई, और अगर इस कौम ने वो कैरेक्टर ना दिखाया इंसाफ करने का, जी, इस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है। वो कहते हैं खान साहब जिद्दी हैं, वो हमें गुस्से में तड़ियां लगाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बात नहीं सुनते। मेरे जो एक ही रोल मॉडल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने सुलह हुदैबा में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जी, लेकिन जब उनसे किसी ने फंडामेंटल चीज पे कहा कि ये कहो कि एक खुदा नहीं है, तो उन्होंने कहा चांद एक हाथ में रख दो और सूरज एक हाथ में रख दो। बेशक। यानी फंडामेंटल चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आज इनको एनआरओ दे दूं, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी तबाह करूंगा, ठीक, मैं अपनी आखिरत तबाह करूंगा। ठीक। सर मुझे याद है आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इन सबको पकड़ के जेलों में डालूंगा, और फिर तुमने मेरा इंटरव्यू करना है। तो अल्लाह ने आपको भी मौका दे दिया और मुझे भी आपके इंटरव्यू का मौका मिल गया। सर आपने पूरी कोशिश की इनको जेलों में डालने की, लेकिन 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो सका। तो मकसद सिर्फ इनको जेलों में डालना था, या फिर इनकी करप्शन भी बेनकाब करना था? करप्शन भी पकड़ी जाती जो इल्जाम थे इन पे। देखिए पहली चीज पारस, मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, ये इनके ऊपर केसेस मैंने नहीं बनाए। जी। और ये क्या आज इनको कोई पहली दफा करप्ट कर रहा है? आप इनके दौर में इनके जो 11 साल थे, इनके बयान एक दूसरे के सुन रहे। आसिफ जरदारी को जेल मैंने डाला था, नवाज शरीफ ने करप्शन में डाला था। नवाज शरीफ के ऊपर हुदैबा पेपर मिल्क का ओपन एंड शट केस मैंने नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। इन दोनों के बयान पढ़ लें जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कहे। करप्शन तो ये 30 साल से कर रहे थे। ये मुझे ये कह रहे हैं, ये प्रेशर डाल के, ये ड्रामे करके, ये मुझे ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर पहले केसेस थे, मैं एनआरओ ऐसे दूं कि मैं नैब को खत्म करूं कि केसेस खत्म हो जाए। ये एक ड्रामा हो रहा है। और मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि आपको इनको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो आखिर तक जाएगा, इनको छोड़ेगा नहीं। ठीक सर, अल्लाह करे ऐसे ही होगा अगर किसी के ऊपर इल्जाम है और वो दुरुस्त साबित होते हैं। सर लेकिन इन दोनों ने मिलकर इल्जाम नहीं है, 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी आपको कि आप मुस्ताफी हो। मैं एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद फिर डिटेल में आपसे इस पे बात करूंगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। वेलकम टू न्यूज़ बीट। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। सर जो पीडीएम है उसने आपको 31 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आप मुस्ताफी हो जाएं, तो क्या आप इस्तीफा देंगे या दे रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। देखिए पहले तो ये उस आदमी से बात कर रहे हैं जिसकी 22 साल की स्ट्रगल है। जी। मीनार पाकिस्तान सिर्फ तब बढ़ता है जब पब्लिक चल के आए। आप अपने कारकुनों से मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सकते। आप सिर्फ जब पब्लिक फैसला करती है ना निकलने की, तब बढ़ता है। तो मैंने 4 दफा मीनार पाकिस्तान भरा। जी। मैं 2011 से नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम कहते हो तुम इतने पॉपुलर लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसा करो, वो नहीं करता था। उसको पता था कि लाहौर के लोग निकलते नहीं है। अब इनकी लाखों लोगों का दावा करें, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी ना, इनके जलसे में कितने लोग थे? वो वर्चुअल की बात कर रहे होंगे। एक तो वर्चुअल होता है ना, आजकल वर्चुअल जलसे होते हैं। और फिर मुझे वो उस्मान बुज़दार ने बड़ी अच्छी बात की, हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जी। तो इसलिए फासले थे। देखें इनके अब बेटे आ गए, बच्चे आ गए, दोनों के जिन्होंने 30 साल लूटा उनके अब बच्चे आ गए। अब बच्चों का कोई तजर्बा ही नहीं है। इन्होंने अभी से निकले थोड़े से, इन्होंने समझा कि इनके साथ बड़ी पब्लिक है। इन्होंने वो किया और मैं कहता गया। मैंने तो मुल्तान में भी इनको कहा सिर्फ अब मुसीबत यह कोरोना फैल रही थी और उसकी वजह से हमें लोगों की जानें बचानी थी, उसलिए हम इनको इजाजत नहीं दे रहे थे। और खास तौर पे मीनार पाकिस्तान